ये जो बॉडी है ये भी हमारी अपनी खुद की प्रोजेक्शन है। थोड़ा सा इमेजिन करिए इसको कि आपके अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है जो इनविजिबल है, जो मरती नहीं है, उसके अंदर से एक करके प्रोजेक्शन निकला, एक लाइट निकली, बस वही है आप, प्रोजेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ में जिसका नाम है तंत्र, और हम लोग पढ़ रहे हैं माँ शमशान तारा का चैप्टर जिसका नाम है शक्ति। इसमें विमलानंद अघोरी के थ्रू वो बता रहे हैं कि माँ शमशान तारा जो है, उनकी गुरु जो थी या उनकी डीटी, वो उनसे क्या चाहती थी या वो हमसे क्या चाहती हैं। हम लोग ना लाइफ को ऐसे जीते हैं जैसे ड्राइंग रूम की तरह। ड्राइंग रूम सबसे खूबसूरत रूम होता है घर का। सोफ़ा, डिज़ाइन, शोकेस, आमतौर पे गेस्ट को दिखाने के लिए। ऐसे ही हम लोग लाइफ में भी कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं, वही चाहते हैं, लेकिन लाइफ का एक और एस्पेक्ट है जो शमशान तारा रिप्रेजेंट करती हैं, और वो है माया, माया का रूप। अघोरी विमलानंद कहते हैं कि ये माया बहुत टेरिफाइंग है, डरावनी है। अगर माया डरावनी है तो हमको डर दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को किसी तरह से शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके रखते हैं। अघोरी विमलानंद कहते हैं कि शमशान तारा चाहती है कि आप अपने लेसन्स सीखें। इसलिए अघोरी कहते हैं विमलानंद कि अगर कोई आदमी मीट ईटर है, वो मांसाहारी है, तो वो अगले जन्म में प्रेडेटर बन जाता है। प्रेडेटर मतलब नहीं, जो मांसाहार खाने वाला, जो शिकार, हाँ, लायन, टाइगर, ऐसा जानवर जो खाता है दूसरे जानवर को। या कभी कभी वो खुद बन जाता है प्रे, जिसको खाया जाता है वो। या सक्सेशन में एक बार प्रे, एक बार प्रेडेटर, एक बार प्रे, एक बार प्रेडेटर, ऐसे खेल चलता रहता है। अघोरी कहते हैं मिलानंद कि इंसान जब अपने जैसे लोगों को मरता हुआ पाते हैं तो बहुत रोते हैं कि हमारा भाई, हमारा बहन सब मर रहे हैं, लेकिन इंसान बिल्कुल नहीं सोचते हैं उन जानवरों के बारे में जिनको काट रहे हैं। इंसान कभी झिझकते नहीं हैं मार करके खाने में। अघोरी कहते थोड़ा सोचिए, एक आदमी पहले चिकन को मारता है, छोटा सा जो चूजा होता है, और अक्सर ऐसा होता है उसका थ्रोट काट देते हैं और वो बेचारे को ब्लीड होते 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 वो मर जाता है। और ये सबसे दर्दनाक तरीका है मरने का। और उसके बाद उसको साफ किया जाता है, कुक किया जाता है और खाया जाता है। और उसके बाद अगर उस खाने में थोड़ा हार्ड है तो लोग बोलते हैं अरे यार टेस्टी नहीं है, मज़ा नहीं आया। अगर इंसानों को काट के खाया जाए तो कितने इंसान होंगे जिनके मांस बहुत स्वादिष्ट और सॉफ्ट होंगे, और उसको काट करके ड्रेस किया जाए, प्रिपेयर किया जाए और सर्व किया जाए। तो अघोरी विमलानंद कहते हैं जो लोग भी मांसाहार करते हैं वो बहुत आसानी से अपने आप को भुला देते हैं कि जो जानवर आप खा रहे हैं उनकी भी माँ होती है। क्या कभी वो सोचते हैं कि वो जो माँ है, जो मुर्गी है, जब उसके बच्चे को उसके सामने मारा जाता है तो किस पेन के थ्रू गुजरती है? या एक गाय का बछड़ा जब उसको आप मारते हैं और उसी की माँ के आँख के सामने, जो एक तरह से एम्बॉडीमेंट है मदरलीनेस का। इस पूरी दुनिया में गाय को माँ का रूप दिया गया है। माँ कहा जाता है जो हमारी आत्मा है वो गाय की तरह है। बच्चे को, काफ को मारा जाता है जो कि अपने कोख में उसको पाल कर बड़ा करती है, तो उसको क्या तकलीफ होती होगी, क्या एगोनी होती है। क्या इंसान कभी सोचते हैं इस चीज़ को कि एक गाय को कितना पेन, कितनी तकलीफ देते हैं? क्या ये इंसान अपने बच्चों का खून अपनी आँख के सामने बर्दाश्त कर पाएंगे? इमरान कहते हैं ऐसे गधेड़ों को माँ कैसे सिखाएगी? बोलते वो ये इंसान नहीं है। जो बहुत सटल है दूसरे बीइंग के साथ सेल्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, इंसान के पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो दूसरे स्पीसीज को अपने जैसा फील कर सके, कि जैसा हम फील करते हैं वैसा वो भी फील करता है। इतनी तो अकल होनी चाहिए। ऐसी तो हमको भी अकल होनी चाहिए कि हमको कोई गाली देता है तो हमको कैसा फील होता है। तो वो चीज़ हमको सामने भी, ये सेल्फ आइडेंटिफाई विथ अनदर बीइंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम कोई भी शब्द कहते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम कम से कम सामने वाले के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें और देखें कि ये मुझे भी लगता है, शायद मेरी सेंसिटिविटी का कारण ही यही है। मैं जब किसी को काम बोलता हूँ ना, तो मुझे तो लगता है हाय राम, अगर मुझे करना पड़े तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मुझे बड़ी दया आती है सामने वाले के ऊपर। इसलिए माँ के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो हमको सिखाने के लिए, अगर हम ऐसे क्रूर हैं तो हमको भी सफ़र कराएगी जैसे
हमने किसी और को सफ़र कराया है। उस एनिमल को वो अलाउ कर देती है कि तुम इसको टॉर्चर कर लो जिसको तुमने टॉर्चर किया है। भाई जो सही है वो सही है। अगर मैं तुम्हारा गर्दन इस जन्म में काटता हूं तो अगले जन्म में तुम्हारे पास अधिकार है, तो मेरा गर्दन काटो। और क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। और एक मूर्ख आदमी बिना एक्सपीरियंस के सीखता भी नहीं। इंटेलिजेंस सीख लेता है, मूर्ख नहीं सीखता। अघोरी विलन कहते हैं कि माँ हमको इस दुनिया में फंसा नहीं रही है, हम खुद अपने आप को इस दुनिया में फंसा रहे हैं। जब हम माँ को देखते हैं तो उनका सरफेस देखते हैं, उनकी स्किन देखते हैं। हम वही चीज़ देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं उनके अंदर में। ये सारी की सारी डिटीज जिनको भी आप गणेश, माँ, राम, कृष्ण, जो भी आप कहते हैं, शंकर, ये सब हमारे अपने खुद के प्रोजेक्शंस हैं। और ये जो बॉडी है ये भी हमारी अपनी खुद की प्रोजेक्शन है। थोड़ा सा इमेजिन करिए इसको कि आपके अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है जो इनविजिबल है, जो मरती नहीं है। उसके अंदर से एक करके प्रोजेक्शन निकला, एक लाइट निकली, बस वही है आप, प्रोजेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्शन से हम माँ के ऊपर एक डिजायर प्रोजेक्ट करते हैं मीट खाने की, तो वो हमको फ्लैश देती है। हमने माँ से कहा, हम माँ से क्या, अगर हमारे मन में एक डिजायर निकली कोई भी चीज की तो वो चीज हमको वापस मिलती है। चाहे कोई चीज खाने की डिजायर हो या कॉपुलेशन की। कॉपुलेशन क्या होता है? सेक्स करना। जो भी डिजायर हम प्रोजेक्ट करेंगे वही हमको मिलेगा। यहां पर मैं ऐड कर दूं फैशन की डिजायर। जैसे ये जो आपको हुड़क बनती है ना कि मैं लोन लेकर के ये काम कर लूं, तो वो भी एक डिजायर ही है। अघोरी विलन कहते हैं पूरा जो इंसानी कल्चर है वो दो चीजों का बना हुआ है, फ्लैश खाना और एक फ्लैश में दूसरे फ्लैश को घुसेड़ना, सेक्स करना, एक फ्लैश को दूसरे फ्लैश में घुसेड़ना, फिर बच्चा भी निकलेगा, उसमें से एक फ्लैश निकलेगा। यही फ्लैश का गेम चलता रहता है। लेकिन अघोरी विलन कहते हैं कि हमको फ्लैश के बियॉन्ड, हड्डी के बियॉन्ड और उसके अंदर जो बोन मैरो होता है उसके बियॉन्ड जाना चाहिए। हर चीज के बियॉन्ड जाकर कहां पहुंचना चाहिए? एसेंस के पास। एसेंस, निचोड़। जैसे एक फूल होता है, उसका एसेंस, उसकी खुशबू होती है। ज़ुनुंगा में हम लोग एसेंस के बारे में पढ़ते हैं। एक फूल को अगर किसी दरवाजे के थ्रू या दीवार के थ्रू क्रॉस कराना हो तो नहीं करा सकते आप। उसकी खुशबू को वो आराम से कोई भी क्रैक में से पास हो सकता है। ठीक ऐसे ही इंसान का बॉडी इस रिंग पास नॉट को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन इंसान का एसेंस, डिवाइन फ्रैगमेंट, वो आराम से क्रॉस कर सकता है। तो हमको एसेंस की तरफ जाना चाहिए। विलन कहते हैं अगर आपको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है तो आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए एक चीज को छोड़कर, फेस ऑफ मदर, माँ शमशान तारा का फेस। ये बड़ा मुश्किल है बिकॉज हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड होता है, एक एक सेकंड में कुछ ना कुछ उसको डिफरेंट चीज़ें देखना होता है। और माँ भी इतनी आसानी से नहीं मानेगी, वो आपको इस ब्रह्मांड में अलग अलग चीज़ें आपको ऑफर करती रहेगी ताकि वो देख सके कि आपके अंदर में अभी कोई डिज़ायर बची है या नहीं बची है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सारे टेस्ट, सारे डिज़ायर्स के पार चले जाओगे, तब आप एक तरह से उनके अपने बेटे की तरह हो जाओगे और फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने बारे में बता रहे हैं क्या हुआ। एक बार शमशान तारा मेरे पास आई, अघोरी विलन के पास, और उनसे बोली पूरी दुनिया का राजा बना दूंगी। तो बोलते मैं हंसा। तो अघोरी कहते हैं मैं अपने पिछले जन्मों को जानता हूँ, और जो आप कह रही है राजा बनाने के लिए, जो कुछ भी इस दुनिया से मुझे लेना चाहिए, मिलना चाहिए, वो सब मैं ले चुका हूँ, जी चुका हूँ। अब मुझे वो सब दोबारा नहीं चाहिए, बस मैं आपको चाहता हूँ। और वो स्माइल की और मुझे एक्सेप्ट किया। हमारे कॉन्शियस माइंड में हो सकता है डिज़ायर्स ना हो, तो सब कॉन्शियस माइंड में होगी। उसको बाहर निकलने दें और उसको जिए। डिज़ायर्स को पूरा करने का एक तरीका है, मेहनत करें और इंतज़ार करें। डिज़ायर्स को पूरा करने का तरीका है मेहनत करें और इंतज़ार करें। और उसके बाद जब डिज़ायर फुलफिल हो जाए, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद देखें कि आप कितनी देर तक उस डिज़ायर से खुश हैं। बहुत मन कर रहा है कोई चीज़ खाने का, उसको खा लीजिए। उसके बाद देखिए कितनी देर तक आप खुश हैं, आनंद में हैं। वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लगता है इल्यूजन है। तो ये था शक्ति। अब आगे हम पढ़ते हैं काली एंड कालिदास। माँ शमशान तारा ने कालिदास को खुद दर्शन दिया था। अघोरी विलन कहते हैं मुझे बहुत कुछ सिखाया माँ ने, बहुत अच्छा चीज़। उन्होंने मेरे कुछ पिछले जन्मों के बारे में बताया, और ख़ास तौर से वो लाइफ्स जो मेरे इस जन्म में बड़े इंपॉर्टेंट थे जानने के लिए। लेकिन वो सब कुछ एक साथ नहीं बताती थी। एक फिल्म चल रही है,
तो उसमें जो हीरो होता है एक्टर, उसको पता नहीं होना चाहिए कि क्या होने वाला है, अचानक से उसे एक्टिंग करानी है। तो उसी तरह से माँ मुझसे इस दुनिया में खेल कराती थी। जब आपको नहीं पता होता है आपके पिछले जन्म, तो आप जो एक्शन करते हो बहुत ही स्पॉन्टेनियसली करते हो, लेकिन जब आपको मालूम पड़ जाता है कि आप कौन है तो सब कुछ बदल जाता है। कालिदास की पोएम स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ाई जाती है पूरे इंडिया में, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उस आदमी की कहानी। हालांकि वो इंडिया का सबसे बड़ा क्लासिकल पोइट था, वो माँ का बहुत ग्रेट डिवोटी था, और उनका नाम क्या था? कालिदास, यानी माँ का सर्वेंट, ऐसा वो अपने आप को नाम से पुकारते थे। 9 जन्मों तक उन्होंने काली माँ का पूजा किया, और हर जन्म में उसने अपने आप को बलिदान किया, मार डाला। वो अपना गर्दन काट देता था और जो खून था माँ के चरणों में गिर जाता था। 10वें जन्म में जब वो पैदा हुआ था तो उसकी अकल बहुत ही कम थी, कहते हैं बहुत पागल था, बेवकूफ था, और उसकी शक्ल एकदम बेकार थी, क्लीन स्लेट। वो अपना ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। माँ काली को तो पूजा करने की बात भूल ही जाइए, वो एक लकड़हारा था, और सब जानते थे कि पागल है, तो उसका फायदा उठाते थे। उससे 2 रुपए का उतना लकड़ी लेते थे जितना बाकी 10 रुपए में बेचते थे, मतलब बेवकूफ़ बना करके उससे उसका फायदा उठाते थे। लेकिन उसको बड़ा खुशी होती थी कि मेरे पास ढेर सारे कस्टमर आए हैं, उसने मेरे को पैसे तो मिल रहे हैं ना, ठीक है मैं खुश हूँ, ऐसे ही वो रहता था। एक तरह से कम IQ वाला, जैसे मेंटली रिटार्डेड टाइप के होते हैं, ऐसा कुछ। उस देश का एक राजा था और उसकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत, बहुत अक्लवान थी, और बोलती मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझसे डिबेट करके मुझे हरा देगा, और अगर कोई कोशिश करेगा मुझसे डिबेट करने का और हार जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की उसके साथ बहस करने की, डिफीट करने की, सबको मरवा दिया गया। गुस्सा आया उसके बाप को बहुत जोर से, बोलता है उसने अपने मिनिस्टर को बुलाया, बोला इस किंगडम में जो सबसे बेवकूफ़ आदमी है उसको खोज के लेकर आओ, उसको सबक सिखाने के लिए मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगा जो सबसे बेवकूफ़ आदमी है, इसको सबक सिखाऊंगा। वो मिनिस्टर खोजने गया जंगल में, एक बड़े से पेड़ के एक ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ था और उसी ब्रांच को काट रहा था जिस पे बैठा हुआ था। वो ये कह रहा था कि भाई ये तो, वो लोग बोलते रहे तुम कहानी है ना, काट रहे हो गिर जाओगे। बोलता नहीं मैं तो टहनी पे गिर बैठा हुआ हूँ, मैं कैसे गिरूंगा, टहनी गिरेगी, ये तो कट रही है। उन लोगों ने कालिदास से कहा तुम चलो, राजा साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। कहा क्यों, मैंने क्या गलती की है, मैं राजा से क्यों मिलूं? वो ऐसी बात किया करता था। वो थोड़ा थोड़ा फकीर टाइप का था, अपने ही अंदर में रहता था, इंट्रोवर्ट टाइप का। तो नहीं नहीं तुम्हें सजा नहीं मिलने वाली है, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, प्रेजेंट। अच्छा मुझे गिफ्ट देना, उनको बुलाओ, मुझे यहाँ दो, मैं उनके यहाँ क्यों जाऊँ? ज़्यादा बहस नहीं किया, उसको पकड़ कर किसी ले गया वहाँ पर पैलेस में। और जब कालिदास की शक्ल देखी, वो किंग सोचता है ऐसे बेवकूफ़ लोग धरती पे होते हैं क्या, एकदम सही चीज़ पकड़ के लाए हो तुम। फिर उससे कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ तो मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं तुम्हारी बेटी से शादी क्यों करूँ, शहर में बहुत सी लड़कियां हैं, उनसे शादी करूंगा मैं। राजा ने कहा अच्छा तुम शादी नहीं करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, फिर शादी कर लेता हूँ मैं। शादी के टाइम वो प्रिंसेस का घूंघट था, इसलिए ठीक से देख नहीं पाई थी अपने हस्बैंड को। उसके बाद उसको बेडरूम में भेजा गया जो हनीमून के लिए तैयार किया गया था। अंधेरी रात, बारिश हो रही थी, और दुल्हन ने बाहर, प्रिंसेस ने देखा, बारिश का टाइम था, और जानवर वो कॉल कर रहे थे अपने मेट्स को। नहीं, रेनी सीजन में एक जानवर दूसरे जानवर से मिलने के लिए, मेट करने के लिए आवाज़ें निकालता है, और देख रही बगल में पागल बैठा हुआ है, प्यार मोहब्बत करने का टाइम आ गया और कुछ कर नहीं रहा है। और तभी एक ऊंट की आवाज़ आई, ऊंट चिल्ला रहा था अपने मेटिंग के लिए, अपनी पार्टनर को चीख रहा था, और फिर इशारे से पूछती है सुनो कौन है जो अपनी मेट को पुकार रहा है, अपने प्रियतम को पुकार रहा है। इशारा दे रही थी, उसको लगा जैसे जानवर जाते हैं ऐसे वो जाएगा और मेरी इशारा समझ जाएगा और सेक्स करेगा। क्वेश्चन सुने ना, वो पूछ रही कौन है, कौन पुकार रहा है। ये बोलते हैं संस्कृत में, बेचारे को उसको संस्कृत नहीं आती थी, संस्कृत में ऊंट को बोलते हैं उष्ट्र, लेकिन ये वर्ड बेचारे के लिए बड़ा मुश्किल था उष्ट्र बोलना, तो बोलते हैं उत्रु उत्रु उत्रु। ऐसे ही ऐसे मैं आपको बोलूं कौन है जो पुकार रहा है, हाथी को आप बोले अति अति, जैसे तोतला टाइप का कोई, उसका सारा सेक्स का जो भूत था सब खत्म हो गया। तो लग रहा है ऐसे पागल से मेरे बाप ने मेरी शादी की कैसे। बोलती तुम्हें संस्कृत नहीं आती, तुम गंवार हो क्या, ऐसी भाषा में बात करते हो, और तुम्हें समझ में नहीं आया मैं सब क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ, भागो यहाँ से इस कमरे में से, तुम मेरे लायक नहीं हो। लाइफ में पहली बार कालिदास को इंसल्ट हुआ, हर्ट हुआ। माँ चाहती थी कि वो दुखी हो और माँ के पास जाए। वो इतना दुखी हो गया कि घर छोड़ करके एक कहीं नज़दीक में काली का टेम्पल था वहाँ पहुँचा। वहाँ पर जो इमेज थी उस पर अपना सर पीटने लगा, और तब तक से उसका खून नीचे गिरा और उसको अपने पिछले 9 जन्म याद आ गए। बस काम हो गया। उसने दरवाज़ा बंद कर रखा था मंदिर का। बाहर से माँ काली आई और खटखटाती हैं, खोलो खोलो मैं हूँ, मैं काली हूँ,
तुम जो चाहो मांगो मुझसे। और फिर जाकर के दरवाज़ा और बंद कर दिया, बोलते ना ना मुझे भरोसा नहीं है, तुम पिछले 9 जन्मों में मेरे से मिली नहीं थी, इस जन्म में भाग जाओगे, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। काली बोलती नहीं, चिंता मत करो, भरोसा करो। बोलते मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे करूँ, 9 जन्मों से तुम मुझे धोखा दे रही हो। बोलती ठीक है, दरवाज़ा मत खोलो। वो देखो अंदर दरवाजे में एक छोटा सा क्रैक है, उसमें से देख लो कौन है। मैं ही हूँ, काली हूँ। बोलते मैं देखूंगा नहीं, मैं अपनी जीभ इसके अंदर से निकालूंगा। उसने जीभ बाहर निकाली और माँ ने उसको टच कर दिया और उसकी जीभ हो गई डिवाइन, उसको वाक सिद्धि मिल गई और उसके साथ साथ वो लंबा और खूबसूरत हो गया। अघोरी विलन कहते हैं तुम इसको भरोसा करो चाहे मत करो, भाड़ में जाओ। कि ये बात सच है। और उस दिन के बाद से रोज 24 घंटे माँ उसके साथ रहती थी। अब कालिदास वापस गए और वहां कोई नहीं पहचान पा रहा था कालिदास को। उन दिनों में अगर राजा के महल में घुसना था तो एक पोएम सुना दो तो लोग जाने देते थे। उन दिनों राजा लोग पोएट्री बड़ी पसंद करते थे, केबल टीवी या मोबाइल था नहीं उस समय। तो कालिदास ने प्रिंसेस की खूबसूरती के ऊपर अच्छी सी पोएम रिसाइट की और एंट्री पा गए। जब वो प्रिंसेस मूव करती थी तो उसके लिप्स पर जो रिंकल्स थे उसको अपनी कविताओं में एक्सप्रेस किया, उसके खूबसूरत ब्रेस्ट्स को अपने पोएम में बताया, उसकी कमर की कर्वेचर को एक्सप्रेस किया, उसकी नाभि कैसी दिखती है वो एक्सप्रेस किया। कालिदास इस तरह की स्माइल्स और मेटाफर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं अपनी पोएम्स में। उसने एक एक पार्ट को नेचर के किसी पार्ट से कंपेयर किया कालिदास ने पोएम में। और तब तक से रानी भी, वो प्रिंसेस भी आ गई देखने के लिए, कौन है भैया इतनी अच्छी अच्छी पोएम सुना रहा है। और उसकी शक्ल देखी, मंत्रमुग्ध हो गई, इसी से प्यार हो गया उसको। कालिदास ने ऊपर देखा प्रिंसेस को, बोला लो कुछ नहीं, बस एक स्माइल दी। गोरी कह रहे विमलानंद, पुराने तौर तरीके में कितनी सटलिटी थी ना, बस आंखों आंखों में बात होती थी। आजकल सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया जाता है बोल बोल करके। और प्रिंसेस बोलती यही लड़का है, इसी से शादी करूंगी मैं, और किसी से नहीं। उसको पता नहीं था, पहचान नहीं रही है। राजन का पागल हो गई तुम, तुम्हारी शादी हो चुकी पहले से। प्रिंसेस बोली मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस आदमी को चाहती हूँ। और उसके बाद कालिदास ने क्या कहा, अरे पगली, मैं ही तो हूं तेरा हस्बैंड। और उसके बाद कालिदास ने बाहुबली की तरह राजा साहब को थैंक यू किया, राजा साहब आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे करके बहुत सही काम किया। उसके बदले में दहेज में उसको ढेर सारी ज़मीनें, एकड़ों ज़मीन मिली, 300-400 एकड़। लेकिन उस चीज़ को आराम से उन्होंने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको बोलती पापा आप ही हैं जो मेरे टाइप का मेरे हस्बैंड दे सकते थे, अच्छे अच्छे हस्बैंड को। और बेचारे राजा को लगे भगवान, मैंने तो पागल से शादी की थी, चलो कम से कम उसकी किस्मत अच्छी थी, किसका बच गई लड़की। कालिदास वहाँ से उज्जैन गए और वहाँ पर एक राजा विक्रमादित्य के कोर्ट में रहे। पता है राजा विक्रमादित्य कौन है? ओ लो, विक्रम और वेताल। विक्रमादित्य ही सपोज्ड टू बी एनलाइटेंड मास्टर, टीचर लेटर ऑन बना था। उसके बाद इन्होंने एक पूरी किताब लिखी है मेघदूत। उसमें उन्होंने जो पोएम लिखी है अपनी वाइफ के साथ जो बातचीत हुई उसी पर बेस किया था। जो कुछ भी पिछले जन्म में अपनी मुश्किलें झेली थी कालिदास ने, उन सब को उन्होंने पोएम बना दिया था कालिदास ने। अगर शुरू में वो पागल नहीं होते तो उनको सेलेक्ट नहीं किया गया होता शादी करने के लिए। उनको वो उस डेस्परेशन में नहीं पहुंचते कि उनका सर उनको पत्थर पर तोड़ने का मन करता और उसके बाद फिर उनकी मीटिंग माँ से नहीं हो पाती। ये सब चीज़ डिज़ाइन किया गया था पहले से, प्री डिस्टाइन किया गया था। और माँ चाहती थी कि इस दुनिया को सबलाइम पोएट्रीज दें। मान लो वहीं पर उनको रियलाइज करा दिया गया होता, उनके मन में कभी आता ही नहीं कि मैं शादी करूं और एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी बिताऊं। क्योंकि माँ के साथ रहना वो एक वाइफ के साथ रहने से अरबों गुना ज़्यादा ब्लिसफुल है, आनंद से भरा हुआ है। माँ चाहती थी कि उनको थोड़ा बहुत इस माया में एंटैंगल करें, फंसाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ किसी किसी को अपनी पूजा करने के लिए अलाउ करती है सालों साल तक के लिए, और फिर माँ उसको मिल जाती है। माँ बात कर रही हैं विद्यारण्य की, इसकी कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। वो कालिदास से बहुत अलग है। आज भी इसी मोमेंट पर भी माँ डिवाइन फ्रैगमेंट हमसे अलग नहीं है, लेकिन हमारी मेमोरी में वो नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं ताकि मेमोरी को हम जगा सकें। ठीक है।